नाउ इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन। तो अभी हम लोग चैप्टर 16 द गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, प्रशासन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो द किंग वॉज ऑल पावरफुल बट ही इंश्योर्ड दैट वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर कहा गया है कि किंग गुप्ता एम्पायर में जो राजा होते थे वो सबसे पावरफुल होते थे, मोस्ट पावरफुल पर्सन वाज द किंग। तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि हालांकि राजा जो है वो पावरफुल होता था, मोस्ट पावरफुल, बट ऐसा नहीं कि वो लोगों की खुशी के लिए वर्क नहीं करते थे, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए राजा वर्क करता था, काम करता था। नेक्स्ट, ही हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लाइक मंत्री, सचिव, संधि विग्रह, महासेनापति इटीसी। तो आप अभी के टाइम में जैसे देखे होंगे प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं। इफ प्राइम मिनिस्टर हैज टू टेक एनी डिसीजन देन द अदर मिनिस्टर्स गिव देयर ओन ओपिनियन इन द सेम वे। तो उसी तरह से राजा का भी अपना कुछ मंत्रियों का ग्रुप होता था, मिनिस्टर्स का ग्रुप होता था, जो मंत्री के ग्रुप उसे राजा को कुछ एडवाइस देने का काम, सलाह देने का काम करते थे। तो दैट वाज नोन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद, मंत्रियों का एक परिषद। तो उसमें मंत्री होते थे, सचिव है, संधि विग्रह। जैसे अभी के टाइम में इफ यू कंपेयर टू द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, तो अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो मंत्री होते हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं, फिनांस मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं, सचिव होते हैं। तो इन द सेम वे पहले भी ऐसा होता था। नाउ नेक्स्ट वन, दे एडवाइज्ड एंड असिस्टेड हिम। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, वे लोग राजा की सहायता करते थे। बट द किंग वॉज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट देयर एडवाइस। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो मंत्री परिषद ने कहा, मंत्रियों ने, मिनिस्टर्स ने जो सजेशन दिया तो राजा को फॉलो करना होगा, मानना होगा, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी। इट डिपेंड्स ऑन द किंग, ये राजा पर निर्भर होता था। नाउ नेक्स्ट वन, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। पूरा जो साम्राज्य होता था, एम्पायर होता था, वो किसमें बटा होता था? प्रोविंसेस में। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट प्रोविंसेस। तो अब हाउ कैन वी अंडरस्टैंड प्रोविंस? प्रोविंस मीन्स स्टेट। अभी के टाइम में जैसे कि पूरा भारत है, पूरा कंट्री, तो पूरे देश में बहुत सारे क्या है, मेनी स्टेट्स हैं। तो इसी तरह पहले जो पूरा एम्पायर होता था, उस एम्पायर को अलग अलग बांटा जाता था एरियाज में, जिसे प्रोविंसेस कहा जाता था। जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रोविंस मीन्स स्टेट इन द प्रेजेंट कंटेस्ट। तो कंटेस्ट प्रोविंसेस एंड दोज प्रोविंसेस आर नोन एज भुक्तीज। अभी जिसे हम स्टेट कहते हैं दैट वाज नोन एज भुक्तीज। तो ये भुक्ति कहा जाता था। ऑल प्रोविंसेस नोन एज भुक्तीज। और देश या भुक्ति या फिर देश कहा जाता था। दे वर गवर्न बाई उपरिका, महाराजा और भोगपति। अब जैसे अभी स्टेट का जो हेड है उसे क्या कहते हैं? ही इज नोन एज चीफ मिनिस्टर। गॉट इट? तो पहले अभी चीफ मिनिस्टर है, तो उसी तरह सेम वे पहले क्या होता था? उपरिका या महाराजा या भोगपति। तो इस नाम से होते थे जो प्रोविंसेस में रूल करते थे, प्रोविंस का जो हेड होता था। नेक्स्ट वन, मोस्टली प्रिंसेस वर अपॉइंटेड टू दीज पोस्ट। Sometimes other capable and wise persons were also appointed on this post. तो यहाँ बेसिकली होता क्या था? कौन भुक्तीज या उपारिका, महाराजा या भोगपति बनते थे? बेसिकली जो राजकुमार होते थे, राजा का जो बेटा होता था, वही प्रोविंस का मालिक होता था, भुक्तीज बनाया जाता था, सॉरी उपारिका, महाराजा या भोगपति बनाया जाता था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यदि कोई टैलेंटेड पर्सन है तो कभी कभी टैलेंटेड पर्सन को भी उसके पोस्ट पर बैठाया जाता था, बनाया जाता था। नाउ सी नेक्स्ट। तो दी प्रोविंसेस मींस भुक्तीज वर डिवाइडेड इनटू विषयज। अब देखो भुक्तीज को आगे जो सब ग्रुप किया गया था वो किसमें है? विषय में। तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे देख सकते हैं? अभी के टाइम में जैसे एक स्टेट है, तो एक स्टेट को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है ना। तो इसी तरह आप यू हैव टू अंडरस्टैंड, विषय को आप डिस्ट्रिक्ट मान सकते हो। तो भुक्ति प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू विषयज। देयर हेड वाज नोन एज विषयपति। और विषय का जो हेड होता था इसे कहते थे, ही वाज नोन एज
विषयपति। तो अभी डिस्ट्रिक्ट का कोई हेड होता है, हालांकि अभी कोई लीडर हेड नहीं होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का हेड तो डीसी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर। तो इसे हम विषयपति कहा जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है विषयपति के साथ आज के टाइम में जो डीसी होते हैं। दे वर हेल्प बाय अ 4-man नॉन गवर्नमेंटल कमिटी। अब ये विषयपति को हेल्प करने के लिए, जैसे राजा को हेल्प करने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, यहाँ पर विषयपति को हेल्प करने के लिए 4 लोगों की एक कमेटी होती थी, नॉन गवर्नमेंटल कमेटी। तो ये हेल्प करते थे किसे? विषयपति को। नेक्स्ट वन, नाउ वी टॉक अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। गांव का प्रशासन, ग्राम प्रशासन कैसा था? थर्ड स्टेज से कहा जाता है। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर द विलेज हेडमैन। अभी जैसे मुखिया होते हैं गांव के, गांव का प्रशासन कौन देखते हैं? मुखिया देखते हैं। तो उस समय क्या था? हेडमैन कौन थे गांव के? नोन एज ग्रामिक। तो गांव का हेडमैन, गांव को देखने वाला ग्रामिक। एंड द ग्राम पंचायत लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजर्स। और एक ग्राम पंचायत होती थी। ग्राम पंचायत गांव के, विलेज के जितने सारे नीड्स थे, जरूरत थे, आवश्यकताएं होते थे, उनको फुलफिल कौन करते थे? ग्राम पंचायत करते थे। नेक्स्ट, डू यू नो सेक्शन। तो डू यू नो सेक्शन, व्हाट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन हियर। तो गुप्ता एम्पायर में बहुत तरह के सेना, बहुत टाइप के सेना होते, जैसे आर्मी थी, हाथी वाले जो सैनिक होते हैं, एलिफेंट्स वाले, एलिफेंट्स, और घुड़सवार सैनिक थे, और ये रथ वाले, घुड़सवार वाले। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के सेना गुप्ता एम्पायर में थे। लगभग हर एम्पायर में होते थे, ऐसे नहीं केवल गुप्ता एम्पायर में। नाउ बिसाइड्स दिस देयर वर मिलिट्री लीडर्स नोन एज सामंत। और मिलिट्री लीडर जो होते थे, सेनापति जिसे कहा जा सकता है, तो ही वाज नोन एज सामंत, एंड हु सप्लाइड ट्रूप्स टू द किंग्स वेयरएवर नीडेड। तो व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ सामंत? सामंत का काम ये था कि जब भी राजा को मिलिट्री की आवश्यकता होती थी, सैनिकों की नीड होती थी, उस समय ये सामंत राजा को सैनिक देने का काम करते थे। सेना ट्रूप्स भेजते। ट्रूप्स मीन्स व्हाट? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सेना की टुकड़ी। तो सेना की टुकड़ी देकर राजा को हेल्प करते थे। कौन? सामंत। नाउ टर्न द पेज एंड नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। सामाजिक स्थिति क्या थी? समाज कैसा था? तो द पीपल हैड हैप्पी एंड पीसफुल फैमिली लाइफ। लोग बहुत खुशहाल होते थे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज प्रिवेलेंट। अभी जॉइंट फैमिली होती थी उस समय, यानी कि नानी नाना तो नहीं, चाचा चाची, अंकल आंटी, है ना, फादर मदर सन, सभी एक साथ मिलकर रहते थे। द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट सो बैड। यानी महिलाओं की स्थिति भी जो है वो बहुत खराब नहीं थी, यानी अच्छी थी मिला जुलाकर। इट बिकेम वर्स ड्यूरिंग द लेटर पीरियड। लेकिन गुप्ता पीरियड के बाद महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई थी। चाइल्ड मैरिज हैड ऑल्सो स्टार्टेड। जो बाल विवाह होता है, चाइल्ड मैरिज, ये स्टार्ट हो चुका था। एजुकेशन वाज मोस्टली लिमिटेड टू द अपर क्लास फैमिलीज। एजुकेशन किन्हें दी जाती थी? शिक्षा किन्हें मिलती थी? तो केवल अपर क्लास के लोगों को मिलती थी। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड एनिमल फाइटिंग वर द चीफ सोर्सेज ऑफ इंटरटेनमेंट। लोग अपने को इंटरटेन कैसे करते थे? लोग मनोरंजन का साधन क्या था? तो मनोरंजन का साधन था कोई, जैसे फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। एनिमल फाइटिंग, यानी कि जानवरों की लड़ाई कराते थे, तो इससे लोग इंटरटेन करते थे। नाउ दीज वर द सोर्सेज ऑफ इंटरटेनमेंट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन, मीन्स आर्थिक स्थिति क्या थी, लोग कैसे कमाते थे, अर्निंग का सोर्स क्या था। तो नाउ इंटर स्टेट ट्रेड फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। अभी देखो अंतरराज्यीय व्यापार गुप्ता साम्राज्य के समय में चल रही थी, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच व्यापार चलता था, बिजनेस चालू थी। ट्रेड वाज कैरिड ऑन बाय लैंड एंड रिवर रूट्स। तो रोड के रास्ते से भी व्यापार का काम होता था, साथ साथ जो नदी है तो नदी का भी यूज होता था, रिवर रूट का भी यूज होता था। नाउ नेक्स्ट वन, इट हैज बीन टोल्ड हियर कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस थे जहां पर जिसके साथ व्यापार की जाती थी, ट्रेड रिलेशन था। तो पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, मथुरा, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति, भरूकच्छा, उज्जैनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट
ट्रेड सेंटर्स थे वर ऑल कनेक्टेड बाय रोड्स, और ये सारे रोड से एक दूसरे से कनेक्ट थे। नाउ नेक्स्ट वन, द रिवर्स नेमली गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी प्रोवाइडेड वाटरवेज। India's important export items were pearls, diamonds, precious stones, garments, ivory products and indigo etc. तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करती थी, यानी कि जो बेचने का काम करती थी, व्यापार, बाहर जो प्रोडक्ट, जिन प्रोडक्ट का निर्यात किया जाता था, तो ये कौन कौन से आइटम थे? पर्ल्स यानी कि मोती हो गए, डायमंड्स है, स्टोन्स है, गारमेंट्स यानी कपड़े, आइवरी मीन्स हाथी के जो दांत होते थे, और इंडिगो मीन्स नील। तो ये सब प्रोडक्ट इंडिया बेचने का काम करती थी, एक्सपोर्ट करती थी। नाउ इंपोर्ट, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंडिया बाहर से खरीदती थी, इंपोर्ट यानी आयात करती थी। तो इंपोर्ट में गोल्ड यानी सोना, कॉपर, टीन, सिल्क, हॉर्सेस etc. नाउ नेक्स्ट वन, इट हैज बीन टोल्ड, तो ब्रह्मदेश, जावा, सुमात्रा, बाली, चंपा, वियतनाम, कंबोज were some of the countries with which the foreign trade was carried on. तो कौन कौन से कंट्री के साथ भारत का व्यापार था? ये म्यांमार, ब्रह्मदेश जिसे म्यांमार अभी जानते हैं, जावा, सुमात्रा, बाली, चंपा, वियतनाम, एंड चंपा का अभी क्या नाम है? वियतनाम, एंड कंबोज जिसे अभी कंबोडिया के नाम से जानते हैं। ये कुछ कंट्रीज थे जिसके साथ इंडिया का यानी गुप्ता एम्पायर के टाइम में ट्रेड रिलेशन था। नाउ नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वाज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। लोगों का इनकम का मेन सोर्स जो था वो क्या था? एग्रीकल्चर थी, कृषि थी। द फार्मर वर द ऑनर ऑफ लैंड, और जितने सारे जमीन होते थे लगभग किसान ही मालिक होते थे। फॉर प्रोवाइडिंग इरिगेशनल फैसिलिटीज, वेल, टैंक्स, कैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड। अब खेतों में सिंचाई कैसे हो भाई? तो सिंचाई का साधन क्या था? इरिगेशन का साधन क्या था? वेल्स यानी कुओं से, टैंक से, तालाब, कोई भी पॉन्ड है या नहर है, तो ये नहर हो गए, कैनाल, वेल, टैंक्स, दीज वर द मीन्स फॉर इरिगेशन। नाउ नेक्स्ट वन, इट हैज बीन टोल्ड मेन क्रॉप्स। कौन कौन से मुख्य फसल थे जिसे उगाया जाता था? द मेन क्रॉप्स वर व्हीट, राइस, पल्सेस, बार्ली, शुगर केन, कॉटन, जूट, वेजिटेबल्स etc. तो नो नीड टू एक्सप्लेन दिस, ऑलरेडी यू नो दिस वन। तो टैक्सेशन रिमेन द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और गवर्नमेंट जिससे इनकम करती थी, राजस्व का जो स्रोत था, रेवेन्यू का जो स्रोत था गवर्नमेंट के लिए, वो क्या था? टैक्सेशन, यानी टैक्स इंप्लीमेंट करके टैक्स ही मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिलीजन। धार्मिक स्थिति क्या थी? नाउ सी द नेक्स्ट। तो झांसी, द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक स्कल्पचर। तो टेम्पल को सजाया जाता था बहुत अच्छे तरीके से। अजंता एंड एलोरा, दैट इज प्रेजेंट इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अजंता एंड एलोरा केव्स प्रेजेंट द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ पेंटिंग्स। तो सबसे अच्छा पेंटिंग का यदि कोई एग्जाम्पल देखा जाए तो ये है अजंता एंड एलोरा, जो कि कहाँ पर है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। दिस इज द केव पेंटिंग, यानी गुफा के अंदर पेंटिंग की गई है। और इसके साथ साथ स्टोन कट टेम्पल्स भी है, यानी स्टोन को कटिंग करके टेम्पल बनाई गई थी। तो मेनी इमेजेस कंसर्निंग कृष्ण लीला हैव बीन फाउंड इन राजसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। तो बंगाल के राजसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कृष्ण जी से रिलेटेड बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए गए हैं। एंड अ लार्ज इमेज ऑफ वराह of 4th century, images of Mahavir Swami and Mahatma Buddha are some of the fine examples of their excellence in sculpture making of that period. The most significant features of this period's art and sculpture is that they are totally free from foreign impact. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है कुछ टेम्पल्स के बारे में, जैसे महावीर स्वामी है, महात्मा बुद्ध है, ये वराह 4th सेंचुरी का वराह का इमेज है। तो ये सब कुछ फाइन वर्क्स है, उसके एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई है स्कल्पचर का। और नेक्स्ट वन, इट हैज़ बीन टोल्ड, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पर कहा गया है
कि स्कल्पचर इज दैट दे आर टोटली फ्री फ्रॉम फॉरेन इम्पैक्ट। तो यहाँ पर स्पेशल बात ये हो गई कि यहाँ जो भी पेंटिंग्स गुप्ता एम्पायर के टाइम में जो भी स्कल्पचर बनाया गया, पेंटिंग बनाई गई, ये फॉरेन इम्पैक्ट से, वहाँ के प्रभाव से कंप्लीटली फ्री था। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन कि फॉरेन इम्पैक्ट से फ्री था? मीन्स जो फॉरेन में जो आर्ट एंड स्कल्पचर का जो तरीका है, वहाँ का जो स्टाइल है, उस स्टाइल को इन लोगों ने कॉपी नहीं किया। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वन कि फ्री फ्रॉम फॉरेन इम्पैक्ट। एंड नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो यह भाषा और साहित्य के बारे में। तो गुप्ता पीरियड वाज गोल्डन पीरियड फॉर संस्कृत लिटरेचर, यू हैव टू अंडरलाइन ऑल्सो। तो गुप्ता पीरियड जो था ये संस्कृत साहित्य के लिए स्वर्ण युग था, यानी संस्कृत लैंग्वेज का काफी विकास हुआ, डेवलप हुआ। कालिदास adorned the court of चंद्रगुप्त सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो अंडरलाइन दिस वन कि चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार का यानी उसके कोर्ट का सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कवि थे, वो कौन थे? कालिदास। नेक्स्ट वन, ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स, और नवरत्नों में से एक नवरत्न थे, कौन? कालिदास। नेक्स्ट वन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी भाषा और साहित्य। तो गुप्ता पीरियड वॉज अ गोल्डन पीरियड फॉर संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य के लिए, संस्कृत लिटरेचर के लिए गुप्ता पीरियड क्या था? एक गोल्डन पीरियड था, यानी स्वर्ण युग था, स्वर्ण समय था, यानी संस्कृत लैंग्वेज का काफी डेवलपमेंट गुप्ता साम्राज्य के दौरान में हुआ था। और नेक्स्ट वन, कालिदास एडॉर्न द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, और चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार को, उनके कोर्ट को कौन सुशोभित करते थे? कालिदास। ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ द रॉयल कोर्ट, और चंद्रगुप्त दरबार में जो नवरत्न थे, 9 जेम्स थे, उन 9 जेम्स में एक थे कौन? कालिदास। His most famous works are अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम एंड मेनी अदर्स। तो कालिदास ने जो इंपॉर्टेंट जो बुक्स लिखे थे, काव्य लिखे थे, उनमें से इंपॉर्टेंट कौन था? ये दीज व्हाटएवर आई टुक द नेम, दिस वन, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम। तो you have to learn this one because these are very important and it is asked in the exam. So now next one, it has been told that भाषा wrote 17 plays during this period। तो 17 नाटक भी लिखे गए, प्लेस भी लिखे गए भाषा के द्वारा। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है, प्लेस है मुद्रा राक्षस, एंड दैट वाज रिटेन बाय विशाख दत्त। नेक्स्ट वन, पोएट हरि सेन प्रेज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता, यानी समुद्रगुप्ता ने जो विजय अभियान चलाया था, जहां जहां उन्होंने जीता था, तो उसकी प्रशंसा के बारे में, उसके बारे में हरि सेन ने लिखा था। इलाहाबाद प्रशस्ति, पंडित विष्णु शर्मा's वर्क्स पंचतंत्र इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ टेल्स विथ मोरल टीचिंग्स। आप लोग को मालूम भी होगा पंचतंत्र की कहानी, ये किन्होंने लिखा है? पंडित विष्णु शर्मा ने। तो इलाहाबाद प्रशस्ति है, पंडित विष्णु शर्मा's वर्क पंचतंत्र इज फेमस कलेक्शन ऑफ टेल्स विद मोरल टीचिंग, जिन्होंने मोरल ज्ञान भी दिया है इन्होंने अपने पंचतंत्र में। दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन पाली, प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज एज वेल। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल संस्कृत लैंग्वेज का ही डेवलपमेंट हुआ था, बल्कि अदर लैंग्वेज का भी विकास हुआ था, जैसे पाली लैंग्वेज, प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज का भी विकास हुआ था। रामायण एंड महाभारत वर ट्रांसलेटेड इनटू तमिल्स,
और गुप्ता पीरियड का ही समय था, गुप्ता साम्राज्य का ही समय था जब रामायण और महाभारत को तमिल में ट्रांसलेट किया गया, तमिल भाषा में भी लिखा गया। नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऐसी बात नहीं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में नहीं विकास हुआ था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैटर में भी गुप्ता पीरियड काफी डेवलप किया था। नाउ नेक्स्ट वी सी द एग्जांपल्स। तो आर्यभट्ट वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन ऑफ दिस पीरियड। देखो यहाँ पर आर्यभट्ट के बारे में बात की जा रही है, संजय रायभट्ट के बारे में नहीं, है ना। तो आर्यभट्ट कौन थे? महान गणितज्ञ थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और एक बहुत महान साइंटिस्ट थे। किसके पीरियड में? गुप्ता पीरियड के में। इट वाज ही हु फर्स्ट प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस एंड नॉट वाइस वर्सा। तो यहां पर कहा गया है कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही कहा था कि अर्थ जो है ये सन के चारों ओर घूमती है और साथ ही साथ अर्थ जो है अपने एक्सिस पर भी मूव करती है। ही हैड रिटेन अ बुक आर्यभट्टियम ऑन मैथमेटिक्स, और मैथ पर उन्होंने बुक लिखी है मैथ के बारे में। द नेम ऑफ बुक इज आर्यभट्टियम। द बुक एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स, और इस बुक में मैथ के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। जैसे स्क्वायर रूट आप जो पढ़ते हो, भाई मुझे तो पता नहीं है मैथ्स के बारे में बहुत अधिक, तो आपने पढ़ा होगा। स्क्वायर रूट्स के बारे में, प्लेस वैल्यू हो गई, डिजिट, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो, जीरो की स्टार्टिंग, जीरो के बारे में बहुत सारा यूजेस डेवलपमेंट आर्यभट्ट ने बताया। डेसिमल सिस्टम के बारे में एंड ऑल्सो अबाउट ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स। तो ये मैथमेटिक्स को काफ़ी ऊंचाई तक लगे। मैथमेटिक्स के एरिया में बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन किन्होंने किया? आर्यभट्ट ने किया। तो इवन द एक्लिप्सेस could easily be predicted। तो यहाँ तक कि जो ग्रहण होता है, एक्लिप्सेस होते हैं, तो इसके बारे में भी इजीली प्रिडिक्टेड किया जा सकता था, उसके बारे में भी अंदाजा लगाया जा सकता था। किसके हेल्प से? जो आर्यभट्ट ने मैथ्स लिखा उसके बारे में, और आर्यभट्ट ने जो एक्लिप्स के बारे में कहा, तो इससे बहुत कुछ आइडिया लगाया जा सकता था। Now let's we talk about the next important person, great personality, चरक। तो हुआ चरक? चरक अ फिजिशियन, एक फिजिशियन थे। रोड चरक संहिता, और उन्होंने क्या लिखा? चरक संहिता लिखा। एंड सुश्रुत अ सर्जन, और सुश्रुत कौन थे? एक सर्जन थे। और सुश्रुत ने क्या लिखा? सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता किन्होंने लिखा? सुश्रुत ने लिखा। चरक ने क्या लिखा? चरक संहिता लिखा। देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इज वेरी सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मेडिकल साइंस में बहुत ही उनका अच्छा योगदान, बहुत ही बड़ा महान योगदान रहा। और ऐसा माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले यदि सर्जरी का काम हुआ, सर्जरी का ज्ञान लोगों को मिला, तो कौन देने वाले कौन थे? हमारे भारत के सुश्रुत थे। सर्जरी का प्रोसेस उन्होंने ही शुरू किया था। Now this is the last topic of this chapter, golden age. So now after going through this chapter you must have noticed the achievements of various Gupta kings. तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें और आपको ये मालूम हो गया होगा कि क्या क्या अचीवमेंट्स गुप्ता पीरियड के समय में हुई थी इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। दैट इज वाई
द गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। और गुप्ता पीरियड में जितने सारे अचीवमेंट्स हुए थे लगभग हर सेक्टर में, और इसी कारण से गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इट इज ड्यू टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, पीस एंड ऑर्डर। उस समय पॉलिटिकल यूनिटी भी इस्टेब्लिश की गई थी, यानी राजनीतिक एकता कायम थी, शांति था, कहीं कोई बदमाशी या चोरी डकैती खून खराबा ये सब काम वहाँ पर नहीं होते थे, शांति, लोग शांति से रहते थे। देयर वॉज अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस, और वहाँ पर काफ़ी तरक्की हो रही थी, बिना रुकावट के बिना बाधा के तरक्की हो रही थी। इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस गुप्ता रूलर्स मेड ग्रेट एफर्ट्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिंदू रिलीजन एंड संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज का विकास हुआ, हिंदू रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही आइडियल था, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना। और द सब्जेक्ट्स वर हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, और सारे चीज़ों को यदि मिला दिया जाए तो ये प्रोस्पेरस था, अच्छे तरीके से लोग रह रहे थे, खा पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसके कारण से ड्यू टू दिस रीजन दिस पीरियड एंड मीन्स व्हाट, गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड और गोल्डन एज। तो ब्राह्मण्स, स्कॉलर्स, सेंट्स एंड वुमेन वर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, सभी को सम्मान दिया जाता था, चाहे वो ब्राह्मण हो, विद्वान हो, साधु संत हो, महिलाएं हैं, सभी को सम्मान मिलता था, आदर की जाती थी। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नागार्जुना वर द फेमस स्कॉलर्स ऑफ दिस पीरियड। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस वन। स्टूडेंट्स फ्रॉम फार अवे प्लेसेस केम टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा, बहुत दूर दूर से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, कन्नौज, तक्षशिला, उज्जैन, एटीसी। तो ये सब कौन से एरिया थे, एजुकेशनल एरियाज थे, यहाँ पर लोग पढ़ने आते थे, नालंदा, कन्नौज, तक्षशिला, उज्जैन, एटीसी। द गुप्ता रूलर्स इनकरेज्ड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो खेती के काम में, कृषि के काम में भी गुप्ता पीरियड में काफ़ी विकास हुआ। इंडस्ट्री एंड ट्रेड, उद्योगों का भी डेवलपमेंट हुआ, व्यापार का विकास हुआ। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस क्वाइंस मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जो क्वाइंस बनाए गए, सिक्के बनाए गए, तो ये चांदी के सिक्के यानी सिल्वर और गोल्ड, सोने, दोनों तरह के सिक्कों का डेवलपमेंट, दोनों तरह के क्वाइंस को गुप्ता पीरियड में बनाया गया था। तो इन दिस वे, knowing these all the things, we can say that the Gupta period was the age of golden, यानी golden age, स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है गुप्ता साम्राज्य को, एंशिएंट इंडिया का। Okay, all of you, and now this chapter becomes here completed. In next, we have to complete the question answer of this chapter. Okay, all of you, thanks for providing your precious time. All of you have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.